हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। और आज जो है ना, अगेन हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग रिसेंटली हमने एक वीडियो डाला था। मैंने ही आपको बताया था इसके बारे में कि 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि हियर करेंगे पिटिशंस रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिज। लेकिन इस टॉपिक को हम वापस से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए उसके पीछे जो रीज़न है ना वो ये है कि क्योंकि अब इसकी हियरिंग स्टार्ट हो गई है, तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ना निकल के आया है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं पिटिशनर्स और कोर्ट की तरफ से, उसमें ना बहुत कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा निकल के आया है जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो ये जो पूरा जजमेंट होने वाला है या ये पूरा जो केस होने वाला है ना, ये बहुत ही लैंडमार्क केस होने वाला है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर दी वर्ल्ड एज वेल। क्योंकि इंडिया जो है ना एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज को ज्वाइन कर लेगा अगर यहाँ पे ऐसा फैसला आ जाता है कि इंडिया में लीगलाइज कर देते हैं सेम सेक्स मैरिज को। तो पूरी दुनिया की नज़र भी इंडिया के ऊपर टिकी हुई है और हम तो खैर एंटिसिपेट कर ही रहे हैं, हम तो खैर वेट कर ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर फाइनल डिसीजन क्या आता है, क्योंकि ये हिस्टोरिक होने वाला है। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग जो है ना हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हियरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बनाए गए हैं और क्या क्या हुआ है वही देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई डेटा हमको देखने को नहीं मिलता जो कि गवर्नमेंट के रिमार्क, जो कि गवर्नमेंट ने बोला था कि जो सेम सेक्स मैरिज है ना ये एलिटिस्ट आइडिया है, यानी कि सिर्फ कुछ जो बड़े लोग हैं ना, हाई सोसाइटी के लोग, सिर्फ उन्हीं के यहाँ पे कंसेप्ट चलता है और कहीं पे ये देश में कंसेप्ट चलता ही नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला कि यार ऐसे तो कोई डेटा हमको देखने को नहीं मिलता है कि ये सिर्फ एलीट लोगों का ही आइडिया है ना, ये सोसाइटी में कहीं पे भी कैसे भी मौजूद हो सकता है। तो इसी के बारे में हम आगे और डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जो 5 जजेस की बेंच जो बैठी वेंसडे 19 अप्रैल से जो पूरा डिस्कशन इसके ऊपर यानी हियरिंग जो है इसकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ना जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कही, जहाँ पर ना ये देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करी गई कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है ओनली हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस बिटवीन बायोलॉजिकल मेन एंड बायोलॉजिकल वुमेन। तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट है ये गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया था CJI के पास, जो वो हेड कर रहे हैं उस बेंच के पास, यानी 5 जजेस की बेंच के सामने। और ये बोला गया कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके अंडर भी ना सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि मैरिज बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमेन, इन दोनों के बीच का ही जो यूनियन होगा उसी को शादी कहा जाएगा। और सेम सेक्स मैरिज के लिए तो इसमें कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ है। तो सेंटर ने जब इतना सब कुछ बात किया ना, तो वहाँ पे सेंटर की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था उसमें ये बोला गया कि भाई ये जो शादी ब्याह यानी मैरिज का जो भी सब्जेक्ट है ना, वो एक तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर फॉल करता है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट, भाई हमको पता है ना, शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। भाई यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स है उस पर सिर्फ यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम आते हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाता है, और वहीं पे जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर जितने भी आइटम आते हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर सेंटर का भी कानून है और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कानून है तो लागू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना था कि क्योंकि ये जो आइटम है शादी ब्याह के मैरिजेस के जो आइटम है ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर ना दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको भी इस पर्टिकुलर केस में पार्टी बनाना ज़रूरी है और उसके बाद ही ना इसकी हियरिंग आगे बढ़ाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बिना जो स्टेट्स हैं उनको पार्टी बनाए इसके ऊपर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा। तो ऐसा बोलना था स्टेट का। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी पिटिशनर्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बेग योर पार्डन, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पिटिशनर्स को वो डिफेंडेंट साइड में आते हैं, बेग योर पार्डन। तो वहाँ पे सेंटर ने एक ये भी चीज़ बोला कि भाई वेदर कोर्ट कैन एंटर दिस एरिया और कैन द पार्लियामेंट ओनली डू इट। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये था कि हमारे देश में यार देखिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशरी के अंदर आता है और जुडिशरी का काम होता है कानून को इंटरप्रेट करना, ना कि कानून बनाना। और हमारे देश में कानून बनाने वाला सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है और वो है दी पार्लियामेंट। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि क्या
कोर्ट को यहाँ पर आगे आकर के कोई कानून बनाना चाहिए या फिर कानून बनाने की पावर इनहेरेंटली पार्लियामेंट को मिल रखी है, तो पार्लियामेंट पे ही कानून बनाने की पावर को छोड़ देनी चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ कंसिडरेशन होगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट रखा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी एक पॉइंट रखा कि भाई जो शादी का मामला है ना, जो शादी करने का आइडिया ही है वो है लिमिटेड टू यूनियन बिटवीन बायोलॉजिकल मेन एंड बायोलॉजिकल फीमेल, यानी कि एक मर्द और एक औरत के बीच का जो यूनियन है हम उसी को ही मैरिज मान के चलते हैं, और ये कंसेप्ट शुरू से ऐसे ही फॉलो किया जा रहा है। और अब इसमें आप अगर एक नए कंसेप्ट लाओगे कि सेम सेक्स मैरिज का, तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। और साथ ही साथ ये बोला गया कि भाई हमने तो शुरू से एक हस्बैंड और एक वाइफ यानी बायोलॉजिकल मेन और बायोलॉजिकल विमेन को ही कंसिडर किया है कि वही लोग शादी कर सकते हैं। सेम सेक्स मैरिज का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। इवन हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उनके अंडर भी ऐसा नहीं है। पर्सनल लॉज क्या है, तो भाई देखो हिंदूज के शादी के लिए, डाइवोर्स के लिए और अडॉप्शन के लिए अपने एक्ट चलते हैं, ठीक है, तो वही सारे पर्सनल लॉज हैं। तो और यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, आई होप आप सभी जानते होंगे, ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी है, वो ना जमाते हिंद की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और वहाँ से उन्होंने ना एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई जो बच्चे होंगे, चलो आप सेम सेक्स मैरिज को ना आप लीगलाइज कर देते हो, लेकिन उससे जो बच्चे होंगे उनका क्या स्टेटस होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके बात की कि उनका स्टेटस क्या होगा। और मान लीजिए कि आगे चल के ऐसे सेम सेक्स कपल्स जो हैं, मान लो वो सेपरेट हो जाते हैं, एक साथ नहीं रहते, तो उस केस में आप बच्चों को कैसे करोगे, उनको माँ का प्यार कहाँ से मिलेगा दोनों, क्योंकि मान लो अगर सेम सेक्स मैरिज है ना, तो मान लो कि अगर कपल में दोनों ही मेल है, ठीक है, तो फिर उनमें से माँ का प्यार किससे मिलेगा, और मान लो कि दोनों ही फीमेल्स हैं तो उनको एक पिता का प्यार कैसे मिलेगा। तो इसी चीज़ को लेकर के ना यहाँ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यूमेंट करा जमाते हिंद की तरफ से, जो कि एक तरफ से डिफेंडेंट है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि पिटिशनर्स ने क्या बोला, जिन्होंने केस फाइल किया था, जो कि इसके फॉर्म में है कि भाई ये लीगलाइज हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि भाई सुप्रीम कोर्ट देखिए, ऐसा है कि आपने सेक्शन 377 को, जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता था, जो बोलता था कि भाई इंडिया में LGBTQ कम्युनिटी यानी गे, लेस्बियन, इन सारी कम्युनिटी को हम मानते ही नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आपने सबसे पहले सेक्शन 377 को हटा दिया, ठीक है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि अगर सिर्फ मेल या फीमेल के अलावा भी जो जेंडर्स होते हैं उनको आपने लीगलाइज कर दिया इंडिया में, ठीक है, डिक्रिमिनलाइज करके उनको हटा दिया, मतलब लीगल रिकॉग्निशन तो आपने दे दी। लेकिन उससे भी क्या है ना, आप लीगलाइजेशन तो कर सकते हो, लेकिन जो स्टिग्मा अटैच्ड है सेम सेक्स रिलेशनशिप से, आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो, और उसी की वजह से तो हमको प्रॉब्लम हो रही है सारी। तो ये सारा जो है आर्ग्यूमेंट उन्होंने बोला। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पिटिशनर्स ने ये रखा कि भाई देखो, सोसाइटी एक्सेप्ट व्हाट द लॉ इज, यानी कि जो कानून होगा वो सोसाइटी एक्सेप्ट तो करेगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है ना कि हमको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा सोसाइटी को टू एक्नॉलेज, यानी सेम सेक्स वाले जो कपल्स हैं उनको एक्नॉलेज करने के लिए कि वो इक्वल है इन सोसाइटी। इसके लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। और ये पुश क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, कानून तो है लेकिन स्टिग्मा भी अटैच्ड है। और यहाँ पे हम जब सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो यहाँ पे तो कानून ही नहीं है, तो स्टिग्मा ऑब्वियस ही बात है अटैच्ड है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। और इसके बाद देखो, इन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सब भरोसा करते हैं, और अगर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ को लेकर के बात कर दी, बोल दी, तो लोगों का ऑटोमेटिक जो कॉन्फिडेंस है ना वो सुप्रीम कोर्ट की बातों में आएगा ही आएगा। इसीलिए जो ये पिटिशन फाइल करी गई है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई है, ताकि लोगों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे सब भरोसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज दैट कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, तो इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ बोलेगा या सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगा तो लोग भी इसके तरफ थोड़े इंक्लाइन होंगे, लोग भी कॉन्फिडेंस दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जो इक्वालिटी का स्टेटस जिसकी हम बात करें ना वो अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि पिटिशनर्स ने आगे जाके और ये भी चीज़ बोली कि भाई देखो, ऐसा है कि अभी के टाइम में जो है ना, ऐसे कपल्स जो कि होमोसेक्सुअलिटी वाले कपल है, यानी गे, लेस्बियन, LGBTQ कम्युनिटी के लोग, बेसिकली ये क्या है ना, अभी के टाइम पे आप हाथ पकड़ के साथ में घूम सकते हो, आप साथ में रह सकते हो, और इंडिया में कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस चीज़ को माना जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इतना सब कुछ रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे प्रिविलेजेस ऐसे हैं जो अभी तक उनको एज अ मैरिड कपल जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। जैसे कि
साथ साथ तो आप घूम रहे हो, लेकिन आप एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं कर सकते मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस स्टिल अभी तक जो है ना वो हेट्रोसेक्सुअलिटी को ही मान के चलता है कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनमें से एक मर्द होना चाहिए, एक औरत होना चाहिए, बायोलॉजिकल मैन होना चाहिए और बायोलॉजिकल फीमेल होना चाहिए। तो उसी चीज़ को अभी तक ये कंसिडर करके चल रहा है। उस ऑप्शन में, उस चीज़ में कोई चेंज आया नहीं है ना। और जो ऐसे सेम सेक्स मैरिज वाले कपल है वो एक दूसरे को नॉमिनेट ही नहीं कर सकते मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ साइट करी कि भाई अगर सेम सेक्स कपल है ना तो हम तो यार होम लोन तक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला प्रिविलेज भी हमको नहीं मिलता है। क्योंकि होता क्या है, देखिए आप अपनी शादी को लीगलाइज करवाने के लिए यानी सोसाइटी से एक्सेप्टेंस पाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करो, तो मान लो अगर आप एक कपल हो तो आप शादी कर लोगे। आप शादी कर लोगे तो सोसाइटी आपको मानने लगेगी, आपको लीगलाइज करेगी, आपको फॉर्मली सोसाइटी का मेंबर मानने लगेगी। लेकिन ये जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं उनके साथ तो ये बहुत बड़ा इशू है कि ना तो सोसाइटी मानती है, ना उसके रिगार्डिंग कोई लॉ है। तो ये इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और जो प्रिविलेजेस लोगों को मिलना चाहिए नॉर्मली शादी करने के बाद, वो वाले प्रिविलेजेस भी इन लोगों को नहीं मिल पाते, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे साइट किया गया। अब यहाँ पे उन्होंने फर्दर और कंटेंट करते हुए आगे ये बोला कि हमारी फंडामेंटल राइट है शादी करने की, और has it recognized as equal with our heterosexual ब्रेथरन्स। यानी कि देखो शादी करने का हक अधिकार तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है फंडामेंटल राइट्स के अंडर में। और जो हमारे हेट्रोसेक्सुअल कपल है यहाँ यानी कि जहाँ पे एक आदमी है और एक औरत है, अगर वो शादी करते हैं तो उनको तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं सकता शादी करने से, है ना। उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट भी आप लोगों ने लेकर के आया हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट है और उनको आप रिकॉग्निशन दे देते हो। लेकिन भाई हमको तो नहीं मिल रहा है ये सारी राइट और ये सारा रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। वो शादी करके उनको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं भाई, पेंशन का बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, स्टेटस इन द सोसाइटी मिल रहा है। लेकिन जो होमोसेक्सुअल कपल्स है यानी सेम सेक्स कपल्स है, उन लोगों को तो ये सब राइट मिल ही नहीं पा रही है। और यही जो है ये आर्ग्यूमेंट रखा गया था पिटिशनर्स के द्वारा। अब बात करते हैं कुछ ना पर्सनल लॉस की यहाँ पे। तो पर्सनल लॉस की जब हम बात करें, हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो भी शादियाँ होती है इंडिया में तो एटलीस्ट, तो देखिए जैसे हम मैरिज, डाइवोर्स और अडॉप्शन, बेसिकली क्या होता है ना, ये पर्सनल लॉस के थ्रू गवर्न होता है, ठीक है। तो पर्सनल लॉस क्या हो गया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है। मान लो कि अगर आप हिंदू हो, ठीक है, तो हिंदू अगर आप शादी करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो भाई, दोनों अगर हिंदू हैं तो आपकी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है वो शादी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर शादी करते हो तो अगर दोनों मुस्लिम हैं तो मैरिज हो सकती है। अच्छा, इन दोनों सिचुएशन में हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक चीज़ है, मान लो अगर आप इंटरफेथ हो यानी कि एक लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है, तो क्या होगा, यहाँ पे लड़की को हिंदू बनना पड़ेगा, आप कन्वर्ट हो जाओ और उसके बाद फिर जो है आप शादी कर सकते हो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। सेम गोज विथ मुस्लिम मैरिज एक्ट। अगर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर शादी करना है तो भाई एक को कन्वर्ट होकर के मुसलमान बनना पड़ेगा, उसके बाद आप मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हो। तो जितना भी आपका शादी का, डिवोर्स का और एडॉप्शन का जो लॉ चलता है ना, वो पर्सनल लॉ के हिसाब से चलता है। यानी हिंदूज के अपने पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन, हिंदू डिवोर्स, वैसे ही मुस्लिम के मैरिज एक्ट और अडॉप्शन एक्ट, ये सब अपने इनके चलते हैं। तो उस हिसाब से ये मैरिज और डिवोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर ना एक स्पेशल टाइप का मैरिज एक्ट है जिसको आप कहते हो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो कि अलाउ करता है अगर आप इंटरफेथ हो या इंटरकास्ट हो तो ऐसे कपल्स की जो शादी है ना वो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते हो। और यहाँ पे एक बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपको दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं होना पड़ता। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे रिसेंटली स्वरा भास्कर ने शादी करी थी, तो स्वरा भास्कर के जो हस्बैंड है वो आपका समाजवादी पार्टी से आते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी के वो लीडर है वो मुसलमान है और स्वरा भास्कर हिंदू है। तो उन लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में शादी करी है, जिससे कि दोनों में से किसी को भी अपना जो रिलीजन है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट को लाया गया है। तो लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी दिक्कत ये है ना कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर बोला हुआ है कि भाई वर्ड यूज किया गया है स्पाउस, ठीक है, यानी मेल और फीमेल वाला स्पाउस। वहां पे कहीं पे भी सेम सेक्स का तो मेंशन ही नहीं किया हुआ। तो जो सुप्रीम कोर्ट अभी ये पिटिशन सुन रहा है ना, ये बेसिकली इस स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के सुन रहा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि भाई देखो ऐसा है, हम ना पर्सनल लॉज में जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि जो पर्सनल लॉज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि पर्सनल लॉज जो क्या है वो बेसिकली कस्टम्स और बिलीफ के ऊपर बने हुए हैं। अब दिक्कत ये होगी पर्सनल लॉज के अंदर कि यार आप पर्सनल लॉ चेंज करने जाओगे, आपको सोसाइटी में बहुतों की राय लेनी पड़ेगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार हम ना पर्सनल लॉ के उसमें दायरे में जा ही नहीं रहे हैं, उससे हमको मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पर जो चेंजेस है ना वो सिर्फ
स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लाना चाहते हैं, जहाँ पे क्या हम सेम सेक्स मैरिज को भी इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के परव्यू के अंदर ला सकते हैं या नहीं ला सकते। पर्सनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का लेना देना है तो वो है स्पेशल मैरिज एक्ट से, और क्या इसके अंदर इस टाइप की मैरिज को, सेम सेक्स मैरिज को इंक्लूड किया जा सकता है। अब देखिए आगे हम देख रहे हैं वही कि कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला कोर्ट ने बोला कि इसको हमें यार कंसिडर कैसे करना चाहिए, ठीक है। कोर्ट ने बोला कि यार इसको हम किस तरीके से कंसिडर करें कि और किस तरीके का, और क्या ये ऐसा स्पेस है, यानी ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कोर्ट को ऑर्डर्स पास करनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो चल ही रहे थे सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में। यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन हाउ डज द कोर्ट गो अबाउट इट, तो यहाँ पे कोर्ट के सामने भी बड़ा एक ऑप्शन सवाल ये पैदा हो गया था कि जिस चीज़ के रिगार्डिंग कोई लॉ बना ही नहीं है कंट्री में, तो उस चीज़ को कोर्ट किस तरीके से डिसाइड करे। क्योंकि जुडिशरी यानी कोर्ट का काम क्या होता है, उनका बेसिकली काम होता है जो भी लॉज बने हैं देश में उनको इंटरप्रेट करना कि वो सही है या गलत, ठीक है या नहीं। अब मान लीजिए किसी सब्जेक्ट पे लॉ ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कैसे डिसाइड करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ मेकिंग पावर तो नहीं है। लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग चंद्रचूड़ जी ने भी अपनी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये कंसर्न रेज किया था। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार हमको ना पर्सनल लॉ से अभी कोई लेना देना नहीं है, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या हम चेंजेस ला करके सेम सेक्स मैरिजेस को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेसिकली बस इसी के रिगार्डिंग जो है हमको इस पूरी पिटिशन को सुनना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि यार देखो कभी कभार क्या होता है ना, जब सोसाइटी में आप थोड़े इंक्रीमेंटल चेंजेस लाने चाहते हो सोशल इश्यूज को लेकर के, तो क्या होता है कि हमेशा कुछ चेंजेस लाने के लिए ना एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, और टाइम के हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे, चेंजेस नहीं लेके आओगे तो आप पीछे छूट जाओगे। तो उन्होंने बोला कि क्या ये वही समय है, और अगर ये वही समय है तो भी हमको ना सिर्फ कन्फाइन होना है चेंजेस लाने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में। हमको पर्सनल लॉज से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं चाहते कि पर्सनल लॉज चेंज हो। हम चाह रहे हैं कि चेंजेस अगर लाना है तो हम लाएं इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के एम्बिट के अंदर में। और उसके बाद एक और चीज़ बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे बोली गई कि यार ऐसा है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट मैन और एन एब्सोल्यूट वुमेन। यहाँ पे बोला गया कि भाई जो ये कंसेप्ट है ना, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है कि कोई एब्सोल्युटली मैन है या एब्सोल्युटली वुमेन है, उन्हीं के बीच शादी होगी तो चलेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ जेनिटल्स के बेसिस पे आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहो कि कौन आदमी है और कौन औरत है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी पिटिशन डाली थी कि हम ना जेनिटल्स के बेसिस पर डिसाइड करें कि कौन मैन है और कौन वुमेन है, और उसी के हिसाब से हमको डिसाइड करना चाहिए ये पूरा केस। तो इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि यार देखो अगर हम सिर्फ जेनिटल्स के बेसिस पर डिसाइड करने लग जाए कि कौन आदमी है और कौन औरत है, तो यहाँ पे ना बहुत गड़बड़ी हो सकती है। और ये जो मैटर है ना वे टू कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, बहुत होता है कि कोई आपको दिखने में जो है वो आदमी लगेगा, लेकिन वो मन से और खुद को अपने अंदर से अपने आप को औरत मानता है, तो ऐसे इंसान का आप क्या करोगे। तो ये ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू हो जाता है, जो कि आप सिर्फ जेनिटल्स के बेसिस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते। अब यहाँ पे जो है ना कुछ पॉइंट्स हमको कंसिडर करने वाले वो ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ले लेता है, ठीक है, तो इसमें अगर मान लो फॉर में फैसला आता है तो इंडिया जो है ना बहुत ही स्मॉल लेकिन ग्रोइंग लिस्ट ऑफ नेशंस का पार्ट बन जाएगा जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने लगे हैं या लीगलाइज इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम फर्स्ट कंट्री बन जाएंगे, ठीक है, अपने कॉन्टिनेंट में, और सेकंड एशिया में। हम अपने रीजन में जो है ना वो फर्स्ट कंट्री बन जाएंगे अपने रीजन में, और कॉन्टिनेंट वाइज आप देखोगे ना तो सेकंड कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि ताइवान ऑलरेडी इस चीज़ को लीगलाइज कर चुका है। ताइवान में जो सेम सेक्स मैरिज है वो लीगलाइज कर दी जा चुकी है। अब देखिए ये जो है ना वर्ल्ड मैप, इसमें आप ये जो पिंक कलर से देख रहे हैं ये सारी वो कंट्रीज़ है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट अभी 34 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी इस पॉइंट को कंसिडर कर रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ताइवान, तो ताइवान ने भी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। अब देखिए जो जिन कंट्रीज़ ने लीगलाइज किया है, तो 23 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एक कानून ला करके
सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया। इसके अलावा 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया थ्रू कोर्ट का डिसीजन, यानी कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बाद सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। और 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एक लॉ पास करवाया पार्लियामेंट के थ्रू और फिर उन्होंने लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ ज़रूर आई होगी। एट लास्ट मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर के, कि क्या सुप्रीम कोर्ट को सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप अपने जो व्यूज़ हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से थोड़ा मूव ऑन करते हैं प्रमोशंस की तरफ, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम अनअकैडमी पे आपके लिए कोर्सेज लेकर आए हैं, जिससे हम आपकी ना तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं। और फ्लैट 25% ऑफ का यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आपको यहाँ पे अनअकैडमी के कोर्सेज पे मिल जाएंगे भारी भरकम डिस्काउंट ऑफ 25%। और ये ऑफर 20 to 24 ऑफ अप्रैल वैलिड है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वहाँ पे भी आपके लिए हमने अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स रखा हुआ है। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिलेंगे और आपकी जो विश है कि डिस्काउंटेड रेट्स पे हमको कोर्सेज मिल जाएंगे वो हो जाएगी पूरी। इसके अलावा जो है MP जुडिशरी के लिए जो है वो भी क्लासेस 6 मंथ का कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो 20 अप्रैल आज से स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान में rखिएगा। यहाँ पे जो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर कराएंगे। और ये कोर्स लेने के पहले आप ना कोड ज़रूर यूज़ करिएगा WISH10, जिससे आपको मिल जाएगा अच्छा खासा डिस्काउंट भी इसके सब्सक्रिप्शन पे। इसके अलावा रैंक अचीवमेंट प्रोग्राम जो है यूपी जुडिशरी मेंस एग्जाम के लिए वो आपको मिल रहा है। 18 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, 3 एग्जाम्स मिलेंगे हर प्रोबेबल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर। और सिर्फ इस अट्रैक्टिव प्राइस 6,999 की आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आप कम रेट्स में इसको अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम हम पंजाब मेंस के लिए भी लेकर आए हैं। सिर्फ 5,999 के अट्रैक्टिव प्राइस पे आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो विद अ रिड्यूस्ड प्राइस। साथ ही साथ हमने सारथी 5.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो ऑलरेडी 13 अप्रैल से स्टार्ट कर दी है। 12 मंथ्स की ये बैच चलने वाली है। आप बिल्कुल यहाँ पर कोड यूज़ करिए WISH10 और इस बैच में एनरोल करवा लीजिए। आपके पास बहुत अच्छा मौका है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन को और बेहतर करने का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में ना हमने ऑफलाइन अनअकैडमी की क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं। कोड आप यूज़ करिए WISH10 और यहाँ पे आप सीट्स बुक कर सकते हैं और आपको मिल जाएंगे अट्रैक्टिव डिस्काउंट। तो जल्दी यहाँ पर अपनी आप सीट्स बुक कर लीजिए क्योंकि जो बैच है वो 5 जून से स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा रैपिड बैचेज हैं बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी और UKPSC के लिए, जो कि 25 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 3 महीने का कोर्स है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही रेगुलर लिंकिंग बैचेस जो हैं बाकी सारी स्टेट जुडिशरीज के लिए वो भी स्टार्ट हो गई है। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको यहीं पे मिलेंगे जो आपकी तैयारी को और बेहतर करवा देंगे। विद दिस मुझे यही आपको इन्फॉर्म करना था कि हम आपकी जुडिशरी की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत बेहतर करना चाहते हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हमारे पास है जो आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से करवाएंगे। तो अनअकैडमी के कोर्सेज को, जुडिशरी के कोर्सेज को आज ही जाकर चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे चेकआउट ज़रूर करें। विद दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।